आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी लेखपाल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक परिदृश्य प्राचीन काल इतिहास पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश के बारे में है। उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। मराठाओं के उत्कर्ष के साथ उत्तर प्रदेश में इतिहास का एक युग प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक स्रोत: जौनपुर में सलोगुं का शिलालेख, मथुरा के पतवार और कनिहार के शिलालेख, हस्तिनापुर में सोनपुर की गुफा का शिलालेख प्रमुख हैं। राज्य के इतिहास में विभिन्न स्रोतों प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक निम्न कालों से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल: प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, अपितु इस काल से संबंधित जानकारी पाषाण निर्मित वस्तुओं एवं उपकरणों से प्राप्त होती है। अतः इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल: राज्य में पूरा पाषाण कालिक सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी, इलाहाबाद, सिंगरौली घाटी, सोनभद्र एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी के पुरास्थलों की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा के निर्देशन में कराई गई। लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के अधिकतर उपकरण क्वार्टाइज्ड पत्थरों से निर्मित हैं। इस काल में लोगों को आग, कृषि कार्य, गहन कार्य आदि का ज्ञान नहीं था, परंतु पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यपाषाण काल: मध्यपाषाण काल के साक्ष्य राज्य में मिर्जापुर, सोनभद्र, मोहराहाना पहाड़ी, लेखिया, भगीखोर, इलाहाबाद, मेजा, वारा, फूलपुर, कोरबा, करछाना और प्रतापगढ़, सरायनहर, महादहा, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर प्रतापगढ़ से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। चौपानी माड़ो इलाहाबाद से मध्यपाषाणकालीन झोपड़ियों एवं मिट्टियों के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा स्थल से उपकरणों के साथ साथ गर्द, चूल्हे, अस्थि एवं सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। अतः स्पष्ट है कि पुरापाषाण काल की अपेक्षा इस काल का मानव थोड़ा बहुत कृषि एवं पशुपालन करने, मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित था। नवपाषाण काल: राज्य में नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद, बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा, महगाड़ा तथा पंचोहा, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों से प्राप्त हुए हैं। कोल्डीहब से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी अवधि का प्रमाण 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के ठिकारों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआला के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। इस काल का मानव कृषि कर्म
के साथ साथ पशुपालन करने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा उस पर चित्रकारी और पॉलिश करने, आवास बनाने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि क्रियाओं से परिचित थे। अर्ध ऐतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल। इस काल में धातुओं का प्रयोग हुआ। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का, इसके पश्चात कांसे का तथा अंत में लोहे का प्रयोग किया। पाषाण संस्कृति के बाद और सैंधव सभ्यता से पहले की संस्कृति को ताम्रपाषाणकालिक संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति में पाषाण और तांबे के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ किया गया है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के मेरठ तथा सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर संस्कृति का काल 1500 से 700 ईसा पूर्व बताया गया। ऊपरी गंगा घाटी व गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तथा विभिन्न स्थलों से गोरुवाणु, मृदभाण व अन्य ताम्र निधियों भी प्राप्त हुई हैं। ताम्रपाषाणकालिक सभ्यता के बाद ताम्र कांस्य सभ्यता का उदय हुआ। सैंधव सभ्यता ताम्र कांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट होती है। इस नगरीय सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब प्रांत तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। सैंधव सभ्यता लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के समय सैंधव सभ्यता का अस्तित्व था। यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के पूर्व की सभ्यता को उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के अवशेष अब तक पाकिस्तान और भारत के पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात तथा जम्मू कश्मीर के भागों से प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य राज्य के पश्चिमी भाग में आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव एवं हुलासा, सहारनपुर आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधवकालीन लोग कपास की खेती करते थे। इस सभ्यता के लोग गांव में निवास करते थे। हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज सर्वप्रथम भारत सेवक समाज द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन कार्य Y.D. शर्मा के निर्देशक में किया गया। नई खोज के अनुसार हड़प्पा सभ्यता सैंधव सभ्यता के साक्ष्य बुलंदशहर के भट्टपुर एवं मानपुर एवं मुजफ्फरनगर के मंडी गांव एवं कैराना क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल, लोहा युगीन संस्कृति। लोहा युगीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कंपलिय आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर व अतंजी खेड़ा की खुदाई से लोहा, धातुमल तथा भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि यह एक निवासी लोहे को गलाकर इससे विभिन्न प्रकार के उपकरणों के निर्माण में निपुण थे। सैंधव सभ्यता और उत्तर सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यताओं का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास
एक प्रकार से आर्य जाति का ही इतिहास है। वैदिक सभ्यता की विकास यात्रा लगभग 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 750 ईसा पूर्व तक चली और इसका फैलाव सिंधु नदी क्षेत्र, पाकिस्तान से बंगाल, भारत तक रहा। इस सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इस काल में आर्य सभ्यता केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र में ही सीमित थी, जहां पंचाल का निवास था। पंचांगों में अनु, द्रुहा, युदु, पुरु तथा तुर्वश सम्मिलित थे। प्रत्येक जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल ऋग्वेद संहिता है। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ। इस समय तक वैदिक संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश सहित लगभग समस्त उत्तर भारत में बंगाल तक हो चुका था। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, जो उस समय मध्य देश कहलाता था तथा सरस्वती से लेकर गंगा, दोआब तथा तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। कुरु राज्य मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर तक विस्तृत था तथा उनकी राजधानी असंदिग्ध थी, जबकि पांचालों का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों तक था तथा उनकी राजधानी काम्पिल्य थी। कुरु पांचाल क्षेत्रों में ही भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महर्षियों की तपस्स्थली थी। इस काल के 4 प्रकार के मधभांडों काला, लाल, लेपयु, चित्रित, घूसर और लाल मधभांड में से लाल मधभांड के अवशेष संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य काव्य काल, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत चरणों में उत्तर प्रदेश में 2 अतिवृष्टि महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का प्रणय हुआ, जो तत्कालीन इतिहास का मुख्य स्रोत है। इस काल तक आते आते आर्य सभ्यता का प्रसार पूर्व की ओर अंग तक हो गया था। इस युग के विशाल राज्यों में कुरु, पांचाल, कौशांबी, कौशल, काशी, विदय, मगध आदि थे। रामायण तथा कौशल अयोध्या राजा के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जबकि महाभारत की रचना वाल्मीकि जी ने भृतवत विठुर कानपुर में की थी। महाभारत के रचनाकार व्यास जी थे। इन दोनों महाकाव्यों से तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। महाजनपद काल, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जो महाजनपद कहलाते थे। इन 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित थे। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा विस्तृत तथा शक्तिशाली थे, तथापि इनमें से कोई भी देश को राजनैतिक एकता सूत्र से संगठित करने में समर्थ नहीं था। महाजनपद काल के विस्तृत क्षेत्र एवं उनकी राजधानियाँ: कुरु विस्तृत क्षेत्र मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास इंद्रपाल। पांचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। राजधानी अहिच्छत्र, बरेली के पास रामनगर। सूरसेन मथुरा के इर्द गिर्द। राजधानी मथुरा।
वात्स्य विस्तृत क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास। राजधानी कौशाम्बी। महाजनपद कौशल विस्तृत क्षेत्र अवध। राजधानी साकेत व श्रावस्ती। मल्ल कुशीनगर। राजधानी कुशीनगर। काशी व पावा पडरौना। काशी वाराणसी। राजधानी वाराणसी। चेदी बुंदेलखंड। राजधानी शक्तिमती। बांदा के पास स्रोत सोडा। जैन बुद्ध एवं आर्य अन्य धर्म। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित जैन एवं बौद्ध धर्म का तत्कालीन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मथुरा उत्तरी भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्रों में से एक था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या अत्यधिक थी। महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ, वाराणसी, चंद्रप्रभा, संभरनाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तरी भारत में जैन धर्म को दो प्रमुख केंद्रों मथुरा तथा उज्जैन में से एक उत्तर प्रदेश की ही अवस्थित था। कुषाण काल में भी मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था तथा इस धर्म से संबंधित यहाँ से अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अवस्थित है। इनकी माता रामग्राम गोरखपुर के कोलिय गणराज्य की कन्या थी। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ऋषिपट्टनम तथा मृगदावा में दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल की राजधानी में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में महानिर्वाण कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में हुई। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के सन्यासी जीवन का अधिकांश भाग यहीं व्यतीत हुआ। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमासुर पर्वत, चुनार के भग्गा, केलपुत्र के कालम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनगर के मल्ला, पावा के मल्ला तथा पिपलीबान के मौर्य। इस काल में नगरों का तेजी से विकास हुआ। अन्य धर्म। जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं जैसे विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वारा, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की प्राचीन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं। वस्तुतः मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जा सकता है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित विभिन्न कालों में निर्मित अन्य मंदिर वाराणसी, इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, झांसी और कानपुर में थे। राज्य में मथुरा के शोख नामक स्थान की खुदाई से कुषाणकालीन मंदिर मिलता है, जो ब्राह्मण धर्म का द्योतक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। सभी महाजनपद अनवरत रूप से आपस में लड़ते थे। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवंती ने वश का राज्य छीन लिया। कौशल और अवंती एक एक करके मगध के अधीनस्थ हो गए और मगध पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया।
मगध में क्रमशः हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश का राज्य रहा। नंद वंश का साम्राज्य पंजाब और संभवतः बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। नंदों के शासनकाल में सिकंदर ने ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत में आक्रमण किया था। इतिहास के अन्य विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि मगध के शक्तिशाली राज्यों की सेनाओं से मुकाबला न कर पाने का डर ही सिकंदर की सेना द्वारा व्यास नदी के आगे न बढ़ने के मूल में था। इस प्रकार सिकंदर को बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा था। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की नींव स्थापना की गई। इसके विजयों से मगध साम्राज्य पश्चिम में ईरान सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार, तत्पश्चात बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक एक महान शासक था। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने अपनी जनता के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की वह धम्म के नाम से जानी जाती थी। संपूर्ण देश में अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसकी दृष्टि से संपूर्ण जीवधारी समान थे। अशोक के इतिहास का स्रोत उनके अभिलेख हैं। अशोक के अभी तक 40 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मौर्य काल में अशोक से प्राप्त अभिलेख: सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। मेरठ के स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी के स्तंभलेख को अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित करवाया गया था। अशोककालीन पाषाण कलाकृति तथा अभिलेखों का निर्माण चुनार, मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से किया गया था। शहर स्तंभ: सारनाथ से लघु स्तंभ, मेरठ से स्तंभलेख, कौशाम्बी से लघु स्तंभ, अहरौरा मिर्जापुर से लघु शिलालेख, प्रयागराज इलाहाबाद से बृहद स्तंभलेख। प्राचीन प्रमुख वंश: शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में की गई। उसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। अशोक अयोध्या से प्राप्त शिलालेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था तथा उसने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यह काल उत्तर प्रदेश में संस्कृति, भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। कालांतर में शुंग राजवंश की नींव पर कर्ण वंश की शासन सत्ता स्थापित हुई। इस वंश का प्रथम राज्य वासुदेव था। उत्तर भारत पर इस वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से लगभग 30 ईस्वी पूर्व तक रहा। शाक वंश: शाक मूल रूप से मध्य एशिया की एक बर्बर तथा खानवादोस्त जनजाति थी। शाकों ने भारत में यवों के आधिपत्य को समाप्त कर एक बृहत भूभाग पर अधिकार कर लिया। मथुरा, तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों पर इनकी विभिन्न शाखाएं स्थापित हुईं। मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजुल था, जिसका उल्लेख मोर मथुरा से प्राप्त ब्राही में उत्कृष्ट लेख में हुआ है। शाकों के बाद पारसियाई लोगों ने उत्तर भारत
पर आक्रमण किए और राज्य के बाद प्रथम शताब्दी आरंभ होने तक उन लोगों ने शाकों को पराजित करना शुरू कर दिया था। प्रथम पार्थियाई राजा माउस था। कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कुशल कटफिसस ने की थी। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी विम कटफिसस गंगा के घाटी तक घुस आया था। इसका उत्तराधिकारी कनिष्ठ प्रथम था, जो निसंदेह सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनिष्ठ की संकेत के राजा से लड़ाई की गाथाएं सुरक्षित रखी हैं। कनिष्ठ का शासनकाल और कुषाण राजाओं की वंश परंपरा अनिश्चित है। कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्ठ का राज्याभिषेक ईसा पूर्व में 78 वर्ष बाद हुआ। कुछ के अनुसार कनिष्ठ प्रथम ने संभवतः ईसा बाद 120 से 144 ईसा के बीच राज्य किया था। उनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। मथुरा से कुषाण काल के जो सिक्के, अभिलेख, रचनाएं और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें स्पष्ट होता है कि मथुरा भारत में कुषाण काल की द्वितीय राजधानी थी। इस समय मथुरा व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। कनिष्ठ के समय में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों गांधार एवं मथुरा का विकास हुआ। तीसरी सदी के आते आते कुषाण का प्रभुत्व मध्य प्रदेश से समाप्त हो चुका था। की पॉइंट: मथुरा के सोखा नामक स्थल की खुदाई से कुषाणकालीन काल के मंदिर मिले हैं। बेलन घाटी की खुदाई से जी.आर. शर्मा के निर्देशक में कराई गई। मथुरा बहुत समय तक मेनांडर के साम्राज्य का प्रमुख नगर रहा। पुरातन काल में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध रहा। गुप्त काल: कुषाण काल साम्राज्य के विघटन के उपरांत गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तथा इसने संपूर्ण उत्तर भारत को राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। गणराज्यों का शासन था। मगध में गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई, लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक घटोत्कच था। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम मगध का शासक बना। इसने मगध की सीमा को काशी तथा कौशल तक बढ़ाया। इसी ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रवर्तन 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत के प्रवर्तक किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की बागडोर संभाली। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके उत्तर पथ एवं दक्षिण पथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशक्तिकरण में किया गया है। उत्तर पथ के 12 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, अतः संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग था। समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। वह विद्या का बड़ा प्रेमी था। उनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षणप्रभक, अमर सिंह, शंकु, वेलभट्टा, घटकारपर, वारामिहिर एवं बर्रुचि सम्मिलित थे। इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। मंदिर कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी तथा झांसी के देवगढ़ में निर्मित ईंट के मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर उदाहरण हैं।
गुप्तकाल के पतन के बाद भारत के राजनैतिक इतिहास में ऐसी प्रविष्टि का आविर्भाव हुआ जो विभिन्न रूपों में लगभग 1000 ईस्वी तक हावी रही। यह प्रविष्टि थी विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना। 7वीं शताब्दी तक आते आते पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का राजनैतिक केंद्र बन गया। उत्तर भारत में गुप्तकालीन शांति और समृद्धि को परावर्तित गुप्त नरेश नहीं बचा सके। 484 ईस्वी में तोरमाड़ और मेहरकुल के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी चीन के श्वेत हूणों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर धावा बोला और इन नगरों को जला डाला। इसी समय कन्नौज के मौखरीय वंशीय शासक ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित कर उत्तर भारत को हूणों से मुक्त कराया। कन्नौज पर मौखर वंश का शासन कुछ ही समय तक रह पाया और इस पर पुष्पभूति वर्धन वंश की सत्ता स्थापित हो गई। पुष्पभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। पुष्पभूति से लेकर क्रमशः 3 शासक सामंत थे, लेकिन चौथा शासक प्रभाकर वर्धन ने इस वंश को थानेश्वर का स्वतंत्र शासक बना दिया। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन द्वितीय का पुत्र था। इसके अंतर्गत ग्रह वर्मा के मंत्रियों के प्रशासन की बागडोर ग्रह वर्मा के साले हर्षवर्धन को सौंप दी। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था। हर्ष के राजाभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश आपस में मिल गए। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मना रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था। उनकी शान शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे महादेव श्री नाम मिला तथा हर्ष के बाद 647 के हिंदू राजाओं का उसे अपनी अधिकता में लेने का लक्ष्य रह करता था। तत्कालीन चीनी यात्री हेनशोंग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन किया है। हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर उथल पुथल मच गई। गुप्तकालीन स्थापत्य कला। देवगढ़ का दशावतार मंदिर राज्य के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान में इस मंदिर की प्राप्ति हुई है। इसमें गुप्त मंदिर की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय में इसका ऊपरी भाग नष्ट हो गया है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर किया गया है। इसमें रामायण व महाभारत के कई मनोहारी दृश्य देखने को मिलते हैं। नागर शैली में बना यह मंदिर भारत में शिला शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। भीतरगांव का मंदिर यह राज्य के कानपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईंट से किया गया है। एक वर्गाकार चबूतरे पर बना है। यह मंदिर शिखर युक्त है जिसका शिखर लगभग 70 फीट ऊंचा है। गुप्तकालीन अभिलेख शिलालेख स्तंभलेख। बिसलसद अभिलेख। बिसलसद राज्य के एटा जिले में स्थित है जहां से कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस पर गुप्त संवत 96=475 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तथा कुमारगुप्त प्रथम तक की गुप्त वंशावली का जिक्र है। गढ़वा के अभिलेख। यह राज्य के इलाहाबाद जिले की करछान तहसील में स्थित है जहां से कुमारगुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस पर गुप्त संवत 98=417 ईस्वी की तिथि अंकित है। यहीं से स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। करमांडर अभिलेख। यह राज्य के फैजाबाद जिले में स्थित है जिस पर गुप्त संवत 117=436 की तिथि अंकित है। यह शिव प्रतिमा के उद्भोग में उत्कृष्ट है। इस
प्रतिमा की स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने की थी। मनकुंवर अभिलेख, यह मनकुंवर राज्य के इलाहाबाद जिले में स्थित है। इस लेख में गुप्त संवत 129=448 की तिथि उत्कृष्ट है, जो बौद्ध प्रतिमा के निचले भाग में लिखी हुई है। इस मूर्ति की स्थापना बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा कराई गई थी। मथुरा का शिलालेख, इसमें एक मूर्ति के अधोभाग में लिखा उत्कृष्ट है। इस पर गुप्त संवत 135=454 ईस्वी की तिथि अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख, यह राज्य के गाजीपुर जिले की सौदापुर तहसील के भीतरी नामक स्थान पर है। इसमें पुष्यमित्र व हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का उल्लेख है। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का बेहद रोमांचक चित्र प्रस्तुत किया गया है। की पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ जिले से पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता, सैरव सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ तथा बड़ागांव एवं हुलसा, सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद स्थित हैं। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था।